गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 20 जुलाई 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो खबर और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो निकल कर आ रही है, ये डिकोडिंग पिगॉसिस की। दोस्तों ये क्या है, अक्सर आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन पे कई सारे अनवांटेड कॉल्स आती हैं जो अलग अलग नंबर से आती हैं। उसी में क्या है, एक पिगॉसिस नाम की इजराइल कंपनी है, वो क्या करती है, एक कॉल करती है। जैसे आप उसको पिक करते हो तो आपके मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है, जो भी सिक्योरिटीज है उसके अंदर, वो सारी की सारी वो डिटेक्ट कर लेती है। मतलब आपकी जितनी भी पर्सनल चीजें हैं वो सारी की सारी वो डिटेक्ट कर लेती है। और ये एंड्रॉयड में नहीं बल्कि आईफोन के iOS वाले सॉफ्टवेयर के अंदर भी एंट्री मार जाती है। और ये एक तरह का वायरस है जो फोन में घुस जाता है और आपके सारे प्राइवेसी डेटा को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। इस बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और देखा जा रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को लेकर इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी सभी कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर परेशान है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको सेफ रहना है तो ऐसे में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो वो अपनी जो प्ले स्टोर होता है, गूगल प्ले स्टोर, वहीं से डाउनलोड करें। उसके अलावा कोई और अगर कोई और स्टोर है तो वहाँ से वो चीज़ डाउनलोड ना करें। और कोई ऐसी कॉल आती है जिसके नंबर को देखकर आपको लगता है कि ये नंबर अननोन सा है, आप उसको पिक मत करो, क्योंकि पिक करने के बाद आप कट भी कर दोगे तो भी वो आपके फ़ोन में वायरस जो है वो एंटर कर जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है और इस बात को लेकर बहुत सारे कंसर्न है। साइबर सिक्योरिटी लॉस वगैरह बनाए जा रहे हैं, बट अभी तक इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इसके राइट हैंड साइड पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो केरला गवर्नमेंट है उस केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, अभी ये बोला कि जैसे बकरीद आने वाली है तो कहा है जब बकरीद आएगी तो हम 2 दिन का रिलैक्सेशन दे देंगे। मतलब आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन 2 दिन के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केरला गवर्नमेंट को कि आपने किस बेस के ऊपर ये चीजें बोली हैं। तो केरला गवर्नमेंट का ये कहना है हमने इसलिए बोली है बिकॉज जो धार्मिक चीजें हैं वो भी साथ के साथ होना जरूरी है, आप धार्मिक सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेल सकते हो। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा जवाब देते हुए बोला कि धार्मिक चीजें तभी अच्छी लगती है जब इंसान की जान बची हो। यानी हमारे लिए इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इंसान बचा रहे, जिंदा बचा रहे, तो धर्म को आसानी से वो पाल पाएगा। लेकिन अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपने मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दो जिस बात को लेकर हम आपको 2 दिन का रिलैक्सेशन दें। वैसे तो आप जानते हो ऐसा कुछ होना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है इस केस के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें तो आगे अभी मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यूथ ड्रॉन टेकिंग सेल्फी इन वाटर लॉक्ड अंडरपास। दोस्तों ये कहानी तो कल मेरे साथ भी हुई थी। अभी 19 जुलाई 2020 यानी कल ही की बात है। कल जो बारिश हुई थी हमारे इलाके में इतना ज़्यादा पानी भर गया कि सेल्फी तो दूर, मैंने उसकी प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ। देखो हम रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छा करवा लेते हैं लेकिन वाटर मैनेजमेंट जो होता है वो कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको लगता है वाटर मैनेजमेंट का तो काम कुछ ही दिनों के लिए होता है, बाकी दिन तो सूखा बना रहता है, तो क्यों हम उस ट्रीटमेंट और प्लांट के ऊपर इतना हैवी पैसा खर्च करें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर उस चीज़ पर भी पैसा खर्च करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप रोड को बनवाने में खर्च करते हो। और गुड़गांव का तो मैं क्या ही हाल बोलूँ, दिल्ली तो फिर भी ठीक है उसके मुकाबले। ऐसा नहीं कहूँगा दिल्ली में पानी नहीं भरता, बिल्कुल भरता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव के अंदर रोड्स बहुत अच्छी बनी, बहुत चौड़ी चौड़ी रोड है। लेकिन दिक्कत है कि वाटर मैनेजमेंट का वहाँ कोई हिसाब नहीं है। पानी जैसे ही बरसता है वहाँ पर जो कार और जो बसें हैं वो नाव बन जाती हैं। ये गुड़गांव के अंदर तो मैंने खुद भी देखा है और ऐसा होता भी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो तो सबसे पहली बात हमारे लिए ज़रूरत है वाटर मैनेजमेंट की। अगर कल को रोड पे पानी भरेगा तो वाटर को कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करेंगे ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो जाता है हमारा। अब आगे इसमें बढ़ते हैं तो आगे अभी ये तो सारा एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि ड्यू जो है अपने 13 कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखो कोविड सिचुएशन में ये नहीं कह रहा खत्म हो गई, मैं ये कहूँगा कि हाँ अभी जैसे पहले थी उस हिसाब से अभी थोड़ी सी कम है। तो ऐसे में ड्यू ने सोचा कि यही वो सही मौका है जहाँ पर हम अपने 13 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर क्या करवा सकते हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम करा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ये एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए नहीं होता। जैसे कोई इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है या कोई बेसिकली ऑनर्स के जो कोर्सेज होते हैं स्पेशलाइजेशन वाले, उनके अंदर ज़्यादातर ये कोर्स ये जो टेस्ट होते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम्स, ये लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो बाकी तो गुड़गांव की बात चल रही है कि इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें इस वाले पेज के अंदर कोई ज़्यादा खास चीज़ें इसमें नहीं है।
सब कुछ वैसे ही है। और अगर हम और आगे चले, ये रहा एडिटोरियल पार्ट। अच्छा, एडिटोरियल पार्ट के अंदर मैं आपको अभी 2 एडिटोरियल करवाता हूँ। हेल्थ अबव फेथ, ये वाला हेल्थ अबव फेथ की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि हेल्थ पहली प्रायोरिटी है और धर्म दूसरी प्रायोरिटी है। अगर इंसान जिंदा बचा रहेगा तो वो धर्म को अच्छे से मान लेगा, और अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो दिक्कत में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट से पूछा है कि एक बार बताओ, तुमने ईद पे 2 दिन की रिलैक्सेशन दी है तो किस बेस पर दी है। तो अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि केरला गवर्नमेंट का जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि धर्म को भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। कोविड-19 तो हमेशा चलता रहेगा, तो क्या हम अपने फेस्टिवल्स मनाना भूल जाएं। बट सुप्रीम कोर्ट का भी कहना ठीक है कि अभी अगर हम कुछ टाइम भूल भी जाएंगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और भूलने की तो बात यहाँ पर बोली नहीं है, बस ये बोला है सोशल गैदरिंग और जो हमारे प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो अप करो। सुप्रीम कोर्ट तो कभी नहीं कहता आप फेस्टिवल रोको, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फेस्टिवल करो लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को मत तोड़ो। जो 2 दिन के आप रिलैक्सेशन दे रहे हो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा बोले, रिलीजियस फेस्टिवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ। जैसे आप जानते हैं हमारे भारत के संविधान में राइट टू लाइफ का एक आर्टिकल है जिसके अंदर हमारे जीने के लिए हमारा अधिकार है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। और कहा गया है कि जैसे यूपी में कावड़ यात्रा के लिए बोला गया था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि आप देखो कावड़ यात्रा करोगे तो वही सोशल गैदरिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे और यहीं से जो है कोविड-19 का प्रोटोकॉल टूटता है और वैसे ही कोविड-19 के केस जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के बाद आप देखते हैं कोविड-19 का किस तरीके से प्रकोप बढ़ना शुरू होता है। अब ये थर्ड वेव में हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन दोबारा आए, वो भी हमारी गलतियों की वजह से। तो इस टाइम धर्म ज़्यादा जरूरी है, तो हमारा जीना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर एक हमें दे रखा है, इजिप्ट टेक सेंटर स्टेज इन वेस्ट एशियन अफेयर्स। अभी क्या देखा, देखो इजिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो इजिप्ट जिस जगह लोकेटेड है, जो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसके अगल बगल में कई सारे उसके पड़ोसी देश हैं। तो इसमें कहा गया जो इजिप्ट है, तो इजिप्ट में इजिप्ट और हमास को लेकर हमेशा कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस और कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। अभी क्या हुआ कि इजिप्ट और इराक और जॉर्डन ने, इन 3 कंट्रियों ने मिलकर न्यू लेवेंट बनाई है। न्यू लेवेंट का मतलब आप ऐसे समझो कि तीनों आपस में ट्रेड करेंगे और फ्रीली ट्रेड करेंगे, जैसे बोलते हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कुछ इसी तरह के इन्होंने तीनों कंट्रियों ने मिलकर बनाया। ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुन लो। इजिप्ट, ईरान और जॉर्डन तीनों ने मिलकर न्यू लेवेंट बनाई है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ इजिप्ट की, तो दोस्तों इजिप्ट के पास जो अपने ये स्विस कैनाल वगैरह जाती है, इससे इनका जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है और इतना ट्रेड होता है कि सन 2018 के अंदर इनका $14 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया था और 2019 और 2020 के अंदर ये जो रिजर्व का जो डेटा है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी कम नहीं हो रहा है, ये डेटा फॉरेक्स का बढ़ता ही जा रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है कि किसी कंट्री का तो फॉरेक्स बढ़ रहा है कम से कम। अगर हम बाकी यहाँ पर बात करें, मेक इंडिया अ सपोर्टिंग नेशन, दोस्तों यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये दे रखा है कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है हमें उसको इनिशिएट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं, अगर हम उनके सब्स्टिट्यूट ढूंढें तो हमारी इंडियन कंपनीज भी उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो कहा जाता है कि आपको ऐसे गुड्स बाय करनी चाहिए जो कि मेक इन इंडिया प्लान के तहत बनाए गए, मतलब इंडिया में बनाए गए, क्योंकि जब आप ऐसे गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऐसे में जो मेक इन इंडिया प्लान है उसको बूस्टअप मिलेगा, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इंडिया का जो नेशनल इनकम है और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इंडिया की बढ़ेगी। इसी वजह से कहा जाता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो मेड इन इंडिया खरीदो। हाँ, अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिया का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको बाहर का खरीदना पड़ रहा है, वो एक एक्सेप्शनल केस में आता है। बट आप छुटपुट सामान के लिए आप मेक इन इंडिया प्लान के तहत ही वो चीज़ें काम करो, क्योंकि जब एक एक इंसान अपने मेक इन इंडिया प्लान के तहत काम करेगा ना, तब हम ओवरऑल इकोनॉमी में देख सकते हैं एक मेजर चेंज और एक ड्रास्टिक चेंज, जिसमें हमारा जीडीपी, नेशनल हर चीज़ आपको बढ़ी हुई मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम यहाँ चलेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेज इशू बट अलाउ गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड, मोदी टेल अपोजिशन। देखो आप जानते हो मानसून सत्र हमारा स्टार्ट हो चुका है, उस मानसून सत्र के अंदर कई सारे बिल्स हैं। जैसे हम बात करें फ्यूल प्राइस के बढ़ने के ऊपर बात बोली जाएगी, फार्म लॉ बिल है उसके बारे में बात बोली जाएगी। तो क्या होता है ना, जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो सिर्फ अपने गुणगान गाती रहती है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो मोदी गवर्नमेंट का कहना यह है कि देखो आप जो बोल रहे हो वो पॉइंट वैलिड है या नहीं है, इस बात के लिए हम आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसका क्या सही आंसर है, बट एटलीस्ट हमें मौका तो दो आंसर बोलने का, रिस्पॉन्ड करने का तो मौका दो। एक कहते हैं ना कि हेल्दी बात होनी चाहिए, वो नहीं होती है। यह ऐसा होता है कि अपोजिशन पार्टी वाले ऐसे डोमिनेट करते हैं, इस तरीके से बातचीत करते हैं कि दूसरा वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। मोदी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है 2 वे कम्युनिकेशन। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपने हमारे किसी पॉइंट को लेकर रेज किया है, तो उस पॉइंट के खिलाफ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी तो हमसे सुनो, आखिर हमने ऐसा पॉइंट क्यों किया। तो
वही यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट बोल रहा है अपोजिशन पार्टी से कि देखो आप अपने क्वेश्चन को रेज करो, ये अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट हमें भी अलाउ करो कि हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए। क्योंकि आप देख पा रहे हो जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो आजकल हर स्टेट के अंदर बढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो जो फ्यूल है वो हमारा जीएसटी में कवर नहीं होता। अगर जीएसटी में कवर होता तो हर स्टेट के सेम प्राइस होते हैं। ये कवर होता है हमारे पुराने एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो सेल्स टैक्स है ना उसमें। और आप जानते हो सेल्स टैक्स जो पुराना वाला था उसमें हर स्टेट का जो प्राइस होता था, जो रेट होता था वो अलग अलग होता था। इसीलिए दिल्ली में अगर पेट्रोल 101 रुपए का है तो जरूरी नहीं कि हरियाणा में भी 101 हो सकता है, वो 98 का हो सकता है, वो 105 रुपए का हो। क्योंकि जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये जीएसटी में कवर नहीं होते हैं। तो अब इस बात को लेकर डिबेट पार्लियामेंट में बहुत सारी चली, बहुत सारे इश्यूज उठाए गए और सबसे ज्यादा इश्यूज उठाए गए फार्म लॉ बिल को लेकर। अब अपोजिशन पार्टी जो होती है वो हेल्दी बातचीत नहीं करती है, वो सिर्फ अपने मतलब चिल्लाते रहते। इस बात को लेकर बहुत दिक्कत होती है, हेल्दी डिबेट नहीं हो पाती है। ठीक है, वही मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हेल्दी डिबेट करोगे तो ही फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर आप चिल्लाते रहोगे इधर हम लॉ बनाते रहेंगे, तो ये चीजें गलत है। आप जानते हैं अभी नेपाल के अंदर एक नए प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं जो कि आपके बहादुर दुबा को मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत विशेष मिली है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नए क्या बने हो, प्राइम मिनिस्टर बने हो। अब क्या होता है ना, आप सोचते हो कि सर हम क्यों कांग्रेचुलेशन करें, ये तो हमारे अपोजिशन में भी खड़े होते हैं कभी कभी चाइना के साथ मिलकर। ऐसा होता है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज होती हैं उनको हमें बूस्टअप और चीयरअप करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आज का चीयरअप आपके किसी ना किसी डिसीजन को पॉजिटिव बना देता है। तो ये सारी चीज़ें तो देखो होती रहती। कहते हैं हम अपने दुश्मन से भी सीधा टक्कर नहीं लेते, उससे भी हंसी खुशी में बात करते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पर ये तो वही बात बोली गई कि इलीगल सर्विलेंस हो रही है, पॉसिबल इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया की। मतलब जो आजकल ये साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर बहुत पार्लियामेंट्री डिबेट्स वगैरह चल रही हैं। इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई भी नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पीडी ट्रायल ऑफ फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट। यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे लेट सपोज कि किसी ने बोला कि शिवम सर ने किसी का खून किया है। अब मान लो किसी ने अगर ऐसा बोला तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जेल में डालने के बाद मेरा केस पहले ही दिन कोर्ट में चला जाएगा। कोर्ट में जाने के लिए भी आपको एक डेट मिलेगी, पता चलती है वो डेट आपको मिल ही नहीं पा रही है। कोविड-19 के चलते जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उसमें दलीलें नहीं दी जा रही हैं या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि एक इंसान को बिना कोर्ट की हायरिंग के आप कितने टाइम तक जेल में डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 साल तक कोई डेट नहीं मिली तो वो बंदा 10 साल तक जेल में रहेगा। क्या पता वो उसने कोई आरोप ही ना किया, झूठा आरोप उसके ऊपर लगाएगा और इस बात को प्रूव करने के लिए वो हाई कोर्ट की पहले डेट लेगा और डेट अगर नहीं मिली तो तब तक वो जेल में रहेगा। तो कहा गया कि देखो भाई स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, किसी भी चीज़ का जो डिसीजन है वो स्पीड में आना चाहिए जिससे कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम प्रोटेस्ट कर सकें। और एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप कितने टाइम तक उस व्यक्ति को जेल में डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है फॉर हाउ मैनी ईयर्स विल पीपल रिलिंग्विश्ड इन जेल विदाउट ट्रायल। बिना ट्रायल के आप किसी व्यक्ति को कितने टाइम पीरियड तक जेल में डाल सकते हो। इस बात को लेकर यहाँ पर क्या मांगी है, एक्सप्लेनेशन मांगी गई जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को उठाया। और ये बहुत ही सही चीज़ है क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई केस चलता है तो ऐसा नहीं कि पहले दिन आपका केस हाई कोर्ट में चला है। भाई हाई कोर्ट में ऑलरेडी आपके जैसे कई सारे केसेस पड़े हुए हैं तो इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, तो तब तक आपको जेल में रहना पड़ता है। तो जेल में रहने की भी एक अवधि होनी चाहिए कि हाँ इतने टाइम तक आप कर सकते हो। अगला एक यहाँ पर किसानों को लेकर पॉइंट उठता है, रेन डेफिशिट में हिट ऑयल सीड्स फार्मर्स। अब आप जानते हैं हमारे इंडिया में रबी और खरीफ की फसल उगाई जाती है। अब क्या है, जैसे रेन का पैटर्न होता है किसान लोग उसकी तरीके से अपनी क्रॉप को उगाते हैं। जैसे अगर किसानों को लगता है मानसून कम आने वाला है तो वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स उगाते हैं, और लगता है मानसून अच्छा खासा आएगा तो वो राइस वगैरह जैसी चीज़ें उगाते हैं। कहा जाता है कि रेन की कमी के चलते अब जो फार्मर्स है वो ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि जो खरीफ की फसल है वो देखा गया लास्ट ईयर थोड़ा लोअर था। तो इस वजह से अब लोगों ने क्या किया, अपने ऑयल के लेकर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। क्योंकि ऑयल में क्या होता है ना, ऑयल की जब खेती की जाती है, मतलब राई की जो खेती की जाती है उसके अंदर जो रेन है, जो बरसात है, उसकी थोड़ी सी कमी भी होगी तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और डिप्लोमेटिक्स जो है इनमें कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखिए हमारे इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ गया। मैं आपको बता दूँ फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा करती है और गवर्नमेंट की रिसीट क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे में फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। कहा जाता है कि 11% से ज़्यादा ग्रो हो चुका है हमारा फिस्कल डेफिसिट, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कहा जाता है ये सब क्यों हो पा रही है, क्योंकि बैंक जो है वो लोन में एनपीए कर देती है। दोस्तों एनपीए वाला चैप्टर आपको बैंकिंग में मैंने आपको पढ़ा है और वैसे भी पढ़ाऊंगा। अभी एनपीए का मतलब होता है
होता है कि जब कोई बैंक किसी को लोन देती है और 90 दिन तक वो लोन की रिकवरी नहीं होती, मतलब आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू है बट 90 दिन तक अभी उस बंदे ने कोई लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है पे ऑफ नहीं किया है, तो ऐसे में वो जो लोन है वो एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। तो एनपीए की जो समस्या है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिलकर इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स वगैरह निकाली हुई है, स्टिल एनपीए बढ़ते तो है ही, खैर चाहे आप रूल कितने भी बना लो। तो एनपीए बढ़ने से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मनी का फ्लो ना रोके, इसलिए आरबीआई को वो पैसा देती है। जब वो पैसा देती है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने में जो हमारे एनपीए है इनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक खबर आ रही है कि गवर्नमेंट ने इस बार डायरेक्ट टैक्स से 2.41 लाख करोड़ रुपए वसूल किए, जो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। हाँ भाई, गवर्नमेंट टैक्स में तो वसूली ऐसे करती है जैसे कि मतलब हमने कोई उनसे उधार ले रखा और वो हमसे वसूल करी हो, और यही सिचुएशन इनडायरेक्ट टैक्सेस की है। भाई देखा गया कि लॉकडाउन के टाइम पर तो जीएसटी का जो रेट है वो रेट तो उतना ही था, लेकिन जीएसटी की जो कलेक्शन है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसी तरह आप देख लो डायरेक्ट टैक्स की आजकल रिटर्न्स वगैरह का टाइम तो चल ही रहा है। वैसे तो इंडिविजुअल की रिटर्न का टाइम 30 सितंबर 2021 तक है, बट स्टिल आप लोगों ने रिटर्न भरना शुरू किया तो टैक्सेस आना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस बार जो है 2,41,000 करोड़ का जो है इंडायरेक्ट टैक्स हम वसूल कर लेंगे। चलो ठीक है। अगर हम बात करें सेंसेक्स और निफ्टी की, तो मैं आपको बता दूं सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती है, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती है। और अगर हम इसको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। टॉप 50 कंपनी में कौन कौन सी आती है? अदानी एयरपोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिन सर्विस, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रामिस इंडस्ट्री, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लैब, हीरो मोटोकॉम, हिंदल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये हमारी टोटल कितनी कंपनियां? 50 कंपनियां। अगर मैं ऊपर की देखूं तो दो टॉप 30 कंपनी है, उनका अगर एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सेंसेक्स, और टॉप 50 का निकालते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? निफ्टी। निफ्टी मतलब निफ्टी 50, निफ्टी 50 ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के रिगार्डिंग कुछ ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे जीएसटी है 81,179 करोड़ का भी स्टेट के ऊपर ड्यू पड़ा है 2021 के डेटा के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है ना, जो आप आईजीएसटी देखते हो तो आईजीएसटी के अंदर दोनों टुकड़े होते हैं, स्टेट के और सेंट्रल के, तो उसमें ड्यूज चलते रहते हैं। वो कितने? 81,179। कभी जीएसटी को लेकर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी जीएसटी के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो इसके अलावा और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारी इंडियन बैंक है उसने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो जंप होकर हो गया 1,182 करोड़ रुपए। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे इंडिया में हाल फिलहाल के अंदर टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनमें एक इंडियन बैंक भी है। अब जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें 11 तो नॉर्मल है और एक आपकी एसबीआई हो गई है, तो उसी में एक इंडियन बैंक है। तो इंडियन बैंक जैसे हर साल तो प्रॉफिट नहीं निकाला जाता है, इसमें क्वार्टर वाइज निकाला जाता है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,182 करोड़ जंप हो गया है। अब ये क्यों हो गया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ है, इलाहाबाद बैंक जो है ना वो इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दी गई, तो जो इलाहाबाद बैंक के जो प्रॉफिट थे वो किसके साथ मर्ज हो गए? इंडियन बैंक के साथ। तो ऐसा देखने को लग रहा है कि इंडियन बैंक के प्रॉफिट बढ़ गए, जबकि रियलिटी में इलाहाबाद बैंक के मर्ज होने की वजह से ये प्रॉफिट क्या हो गए? बढ़ गया। आप जानते हो ये 19 दिसंबर 2020 के अंदर इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि देखा जा रहा था कि लॉकडाउन में एनपीए की जो सिचुएशन वो बढ़ गई थी, एनपीए बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो ऐसे में जो छोटी छोटी बैंक थी उनको मर्ज कर दिया गया दूसरी बैंक को। जैसे आप जानते हो ओरिएंटल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक और खबर आ रही है कि एयर ट्रैफिक जो है हिट 83% प्री कोविड लेवल इन Q3। यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे हमने ये देखा कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह हैं कोविड-19 में वो चलनी बंद हो गई, जिसके चलते जो एयर ट्रैफिक है वो कम हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है वैसे वैसे एयर ट्रैफिक जो है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। चलो ये तो हमारे लिए कोई खास इतना नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है आईपीओ, आपने ये बात सुनी होगी, और एक होता है एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर को लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर सेकंड टाइम वही कंपनी अपने शेयर इशू करती है इसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो यहाँ कभी भी लिखा हो कि किसी भी कंपनी ने आईपीओ किया, अब जैसे यहाँ पर मैं एक यहाँ पर न्यूज़ देख पा रहा हूँ कि
नाउवोको वेस्टास जो कि सेबी की नोडल एजेंसी है, इसने पहली बार अपना आईपीओ निकाला और 5,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया इसने। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार शेयर इशू करते हैं। अब मान लो यही कंपनी अगले साल दोबारा शेयर इशू करती है तो इसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीआई। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी तो स्पोर्ट्स आ गई, इसका हमारे एग्जाम से कोई इतना खासा मिलता जुलता नहीं, इसलिए मैं आपको स्पोर्ट्स वाली चीज़ें इसमें कवर अप करते हुए नहीं चलूंगा। ठीक है, सो गाइज आज के हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और एनालिसिस के साथ। बाकी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री तरीके से कॉमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।